माननीय राज्यपाल महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पदाचे तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं और जैसा इनका कमबैक है उसको लेकर चर्चाएं खूब रही और जिस तरह का प्रदर्शन रहा, संघ और का उनको आशीर्वाद रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा वो माने जाते हैं. डिप्टी सीएम बनकर काम किया लेकिन लौटे हैं मुख्यमंत्री बनकर. और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देवा भाऊ की वापसी हुई है मुख्यमंत्री बनकर. पहले वो डिप्टी सीएम पिछले कार्यकाल में रहे, उससे पहले मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने ये वापसी की है जोरदार तरीके से. और अब राज्यपाल का अभिवादन वो करते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस. बीजेपी और एनडीए ने भव्य कार्यक्रम यहां पर किया है. इसे आप कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन है, जहां नीतीश कुमार से लेकर के चंद्रबाबू नायडू तक सभी दिखाई दे रहे हैं. महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह. शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी
एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. आपको बता दें कि पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं महायुति ने. यहां पर जिस तरह से जीत का परचम लहराया है, 11 दिन तक ये खेल चला. कहा गया शिंदे नाराज हैं, लेकिन अंततः उन्हें मना लिया गया. वो उप मुख्यमंत्री बने. मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये बीजेपी ने तय कर लिया था. और आज सुबह तक कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई है. मंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. सरकार हो, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री रहते हैं, इस तरह की चर्चाएं होती हैं और वो एक बार फिर हो रहा है. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. पवार एक बार फिर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए. अजीत पवार निरंतर जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते रहे हैं
चाहे सरकार महायुति की बने, चाहे सरकार महाविकास अघाड़ी की बने, वो उप मुख्यमंत्री पद पर कायम है। इस बार प्री पोल अलायंस में वो महायुति के साथ थे और फिर उन्होंने ये एक बार फिर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने शपथ ली और उन्होंने बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए शपथ ली थी। तो फडणवीस माननीय राज्यपाल महोदय, तीसरी बार माननीय उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र महोदय के यांना मुख्यमंत्री पुष्पगुच्छ बने हैं। देते। अजीत पवार ने छठी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। छठी बार वो डिप्टी सीएम बने हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, आता ह्या शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे। कृपया सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार पहले भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए मुंबई का प्रसिद्ध आज़ाद मैदान, इस आज़ाद मैदान ने कई इतिहास देखे हैं और उस आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ नई सरकार का। और उस नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पिछली बार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अजीत पवार छठी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। और अब प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद सभी जो गणमान्य लोग हैं उनसे मिलते हुए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एक फ्रेम में दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को आप देख रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, मोहन यादव हैं, नायब सैनी, भजनलाल शर्मा, इन तमाम मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगियों को आप देख रहे हैं। तो बीजेपी ने और एनडीए ने एक प्रचंड शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर अवश्य किया है और ये आगे की दीर्घा में बैठे बॉलीवुड के सितारे और बड़े गणमान्य अतिथि और आज़ाद मैदान भरा हुआ बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और शरद पवार एनसीपी, माफ़ कीजिएगा अजीत पवार जो एनसीपी हैं उनके समर्थकों से। और ये मंच पर अब यहाँ से ये विदाई होती हुई एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र में एक बार फिर फडणवीस सरकार बनी है। तमाम तरीके के अवरोधों को पीछे छोड़ते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है जो बीजेपी और एनडीए के लिए बूस्टर का काम कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था और उसके बाद अब यहाँ पर बीजेपी, एनडीए ने जबरदस्त वापसी की है, महायुति ने जबरदस्त वापसी की है। उससे पहले संगीतमय कार्यक्रम हुए थे, तमाम जो बॉलीवुड के बड़े दिग्गज हैं वो वहां पहुंचे थे, वो तस्वीरें आपने देखी। और तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस के हाथ में सत्ता आई है, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। एकनाथ शिंदे इस बार डिप्टी सीएम है। भूमिका बदल गई है क्योंकि बीजेपी ने 89% के स्ट्राइक रेट के साथ, बड़े बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनाई है। तो महाराष्ट्र में देवा भाऊ की वापसी हुई है और उस वापसी के साथ उनके इस कमबैक को अब तक का शानदार कमबैक कहा जा रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और शपथ से पहले उन्होंने बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे का नाम लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया। शिंदे के बाद अजीत पवार ने
डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और जैसा हमने बताया कि छठी बार वो डिप्टी सीएम बने हैं। इस कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर नजर आए, शाहरुख खान नजर आए, सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह समेत लगभग 200 वीआईपी यहां मौजूद थे, ये जानकारी मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस 54 साल की उम्र में तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। नागपुर से वो आते हैं और एक बार फिर से सत्ता के शिखर तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि वो डिप्टी सीएम थे महायुति सरकार में, 2014 में सीएम बने थे, तब पहली बार भाजपा का कोई सीएम बना था। देवेंद्र फडणवीस लगातार छठी बार विधायक बने हैं नागपुर से और फिर अब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि आज मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन मंत्रियों की शपथ नहीं हुई है, यानी फिलहाल फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, जो फॉर्मूला 6-1 का बताया जा रहा था, यानी हर 6 विधायक पर एक मंत्री बनेगा, यानी बीजेपी के 20, एकनाथ शिंदे गुट के 12 और अजीत पवार गुट के 10 मंत्री हो सकते हैं। हालांकि इस पर बाद में चर्चा होगी और मंत्रिमंडल गठन होगा। 5 से 7 दिसंबर तक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और यह मंच पर देखिए एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, विष्णुदेव साय, हेमंत बिस्वा शर्मा, चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, पीछे चिराग पासवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नीचे आप देख रहे हैं अनंत अंबानी, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, ये इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। तो ये एक जो बड़ा कार्यक्रम है वो हो गया है और ये मोदी कैबिनेट के वो चेहरे, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, सभी मंच पर दिखाई दिए। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब पर्यवेक्षक के तौर पर विजय रूपाणी वहां मौजूद थे। तो ये बड़ा और भव्य कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ है और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय, नायब सैनी से मिलते हुए चंद्रबाबू नायडू, हेमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर के ये एक भव्य कार्यक्रम हुआ। एनडीए के जो मंत्री थे वो मौजूद रहे, इस सरकार के कैबिनेट मंत्री मंच पर दिखाई दिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिखाई दिए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी मंच पर नजर आए। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, विजय रूपाणी को आप पीछे देख पा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में नजर आए। तो महाराष्ट्र में तीसरी बार की सरकार, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी का कमाल का स्ट्राइक रेट रहा। विपक्ष के पास इस वक्त ऐसी स्थिति भी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष बन सके। जो 10% जरूरी सीटें हैं वो कोई भी दल, शिवसेना उद्धव ठाकरे के अलावा कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार, कोई भी वो जरूरी 28-29 सीटों का जो आंकड़ा है उसे कोई नहीं छू पाया। तो इतनी बड़ी 288 विधायकों वाली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होगा, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी, शिवसेना शिंदे और माफ कीजिए एनसीपी अजीत पवार ने 230 सीटों से ज्यादा का जो को पार किया है, 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार किया है। बीजेपी ने अकेले 130 से ज्यादा सीटें जीती और उसके बाद ये तस्वीर बदली। भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सभी को आपने इन तस्वीरों में देखा। इस भव्य बड़े कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी, उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र जीतकर बीजेपी ने दिखाया है कि उसकी धार कम नहीं हुई है, या फिर उसने लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए अपनी रणनीति में बदलाव किया है और जो मोमेंटम कांग्रेस को मिला था उसकी धार कुंद होती हुई दिखाई दी है। 2024 का समापन होते होते स्थितियां कुछ बदली सी यहां नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये जो आज का कार्यक्रम रहा वो अब संपन्न हुआ है, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, और इसके साथ ही राज्य बीजेपी के पास ही था, एनडीए के पास ही था, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा का
यानी बीजेपी की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में एक तरह से बनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। अब आप कह सकते हैं एक और राज्य जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री है वो यहां दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पास फिलहाल तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक है। बीजेपी के पास ये संख्या बड़ी है। बीजेपी के पास उत्तराखंड से लेकर के और उड़ीसा तक कई मुख्यमंत्री हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं नायब सैनी दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। ये सूची लंबी है। ये आप देख सकते हैं जो मुंबई में कोई कार्यक्रम हो तो उसकी एक अलग पहचान को दिखाता है माया नगरी को। सलमान खान जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचे, इससे पहले आप शाहरुख खान को देख रहे थे, संजय दत्त, उनको भी आपने इन तस्वीरों में देखा जब वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन परिहार जी जुड़ गए। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। निरंजन जी, ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसे अब तक का सबसे शानदार कमबैक तो कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस का। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये कॉम्बिनेशन और मंच पर जो शक्ति प्रदर्शन रहा एनडीए का, इन सब में आपका आकलन क्या है? देखिए, बहुत साफ और सीधी सी बात यही है कि इस बीजेपी ने अपने इस आयोजन के जरिए श्रेष्ठ संदेश दिया है कि बीजेपी जिस तरह ताकत में लौटी है वो ताकत अब अगले 5 साल तक बराबरी की बनी रहेगी। आज निश्चित रूप से 2 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ में, लेकिन वो दोनों उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बहुत अनुभवी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अजीत पवार तो ये 6ठी बार इस भारतीय इतिहास में 6 बार को मुख्यमंत्री रहा हुआ ऐसा कोई आज तक नहीं है जो अजीत पवार बने। और दोनों, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, दोनों बीजेपी के साथ ऐसे शिवसेना और एनसीपी के जो दोनों इतने बड़े लीडर हैं, वो उनकी जो राजनीतिक साख, लोगों में उनकी मजबूती पकड़ और लोगों उनका जनाधार वो बहुत व्यापक है। तो निश्चित रूप से बीजेपी को उनसे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। बीजेपी को महाराष्ट्र में 132 सीटों पे जीत मिली और बीजेपी जितनी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इनका, तो आप ऐसा समझिए कि वो 132 सीटें जीतने में बीजेपी का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के विचार का जितना योगदान था, उतना ही योगदान इन दोनों नेताओं का, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का भी था, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं ने भी दिल खोलकर उनके लिए काम किया। और निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता ने भी इनके यहाँ पर जितनी सीटें जीती वो जिताने के लिए काम किया। महाराष्ट्र के लिए ये सबसे बड़ी बात ये कि लगातार दूसरी बार 5 साल तक बीजेपी का मुख्यमंत्री प्रदेश में स्थायी रूप से राज करने के लिए बड़े बहुमत के साथ में आया है। तो देवेंद्र फडणवीस को निश्चित रूप से प्रशासनिक अनुभव है, शासन करने का अनुभव है, और सबसे बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस की ये है कि प्रशासन पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। उन्होंने इस देश में कभी कहा जाता था कि देश में 2 ही नेता है बीजेपी में, नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे, जिनका मुख्यमंत्री के नाते अपनी प्रशासन में जबरदस्त पकड़ है। मेरा तो मानना है कि अब वो किस बराबर मुख्यमंत्री बने। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी अब वो 3 बार मुख्यमंत्री बनने वालों के क्लब में शामिल हुए हैं। बीजेपी के आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री रहे हुए लोग हैं उनमें नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह भी मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और येदियुरप्पा कर्नाटक में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अब देखिए कि ये 5वें मुख्यमंत्री है बीजेपी के, जो वर्तमान में जो सक्रिय राजनीति में जो लोग हैं उनमें ये देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हो गए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ उम्र अभी बहुत लंबी है। देवेंद्र फडणवीस फिलहाल 54 साल के हैं। अब उनको आगे कम से कम 20 साल तो 25 साल तक राजनीति और करनी है। तो इस देवेंद्र फडणवीस में बीजेपी अपना भविष्य भी देख रही है। निश्चित रूप से आरएसएस का उनको बड़ा साथ रहा, वो शुरू से आरएसएस की विचारधारा के रहे। नागपुर को लेकर देखिए, आरएसएस की स्थापना, आज आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है। 99 साल हो गए आरएसएस को, 100वां साल मना रही है। अब नागपुर का पैदा हुआ मंत्री, कोई व्यक्ति, कार्यकर्ता आरएसएस का, वो 3री बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस अब वो शख्स बन चुके हैं जिनका राजनीतिक और प्रभाव और व्यावहारिक ताकत जो उनके, वो शरद पवार के मुकाबले भी ज्यादा बड़ी हो गई है। निरंजन जी, मेरे 2 सवाल हैं, एक एक करके पूछता हूँ। पहला सवाल तो ये कि जो हमने देखा राजस्थान में अचानक से भजनलाल शर्मा, उनका नाम सामने आ गया, या विष्णुदेव साय का एक तरफ, या मोहन यादव, हमने जो भी देखा कि बीजेपी ने सरप्राइज किया, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ कहीं भी दूर दूर तक। इसके पीछे वजह क्या है?
नहीं देखिए, सरप्राइज वाला जहाँ मामला था, अब उसके सरप्राइज, राजनीति में कोई सरप्राइज होते नहीं है। वो तो आपने और हमने सबने ऐसे नाम दे दिए कि सरप्राइज। कोई भी राजनीति में सारे निर्णय बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। आप देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये ऐसा नहीं है कि कोई 12 दिन तक मंथन चला और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस का नाम डिसाइड हुआ। महाराष्ट्र में इससे पहले भी कई बार जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो लंबे समय तक मंथन के बाद बने हैं। मैं आपको अगर गिनाऊं तो सन 2009 की बात अपन करें तो 2009 में, 2014 में और उसके पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री जो बने हैं वो लंबे मंथन के बाद बने, जिसमें कभी 10 दिन का समय लगा। 2004 में तो 15 दिन बाद मुख्यमंत्री बना था, 2009 में 14 दिन बाद और 2014 में 11 दिन बाद मुख्यमंत्री बना। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरप्राइज देने के लिए, सरप्राइज था ही नहीं। जिस प्रदेश में जिस व्यक्ति ने इतनी जबरदस्त मेहनत की हो, जिससे अपनी मेहनत की अपने बूते पर पूरी पार्टी को अपने कंधों पर लेकर के जो आगे बढ़ाओ, गांव गांव में जाकर कार्यकर्ताओं को तैयार किया। देवेंद्र फडणवीस की एक ताकत देखिए, जब लोकसभा में बीजेपी को बहुमत कम हुआ, महाराष्ट्र से सीटें कम आई, तो उन्होंने घोषित कर दिया कि मुझे सरकार से छुट्टी दे दीजिए, मैं पार्टी के लिए मजबूती से काम करना चाहता हूँ। क्या बीजेपी आला कमान ने उनको काम पद पर रहते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा कि आप अपने मर्जी से काम करिए। देवेंद्र फडणवीस से पूरी मेहनत करके 132 सीटें जितवाई। तो ऐसा नहीं था कि जो नेता पूरी ताकत लगाकर खुद को झोंक कर सब कुछ भूल कर आपकी पार्टी को जिता दे, आप उसे सरप्राइज देने के नाम पर किसी और को मुख्यमंत्री बना दे। तो इससे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। बीजेपी में जो नई पौध आई है पार्टी को ताकत कर देने वाली, निरंजन जी, इतनी मेहनत तो शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी मध्य प्रदेश चुनाव में। जी, शिवराज सिंह चौहान ने की थी, तो महाराष्ट्र की परिस्थिति अलग है। शिवराज सिंह चौहान के वहां पर जिस तरह का बहुमत उनको आ गया था, उसके बाद में केंद्रीय में, और शिवराज सिंह के साथ में भी उम्र का हिसाब किताब आप देख लीजिए। एक युवा व्यक्ति को जब आप दरकिनार करते हैं तो नई पौध पर बड़ा फर्क पड़ता है आपकी पार्टी के साथ जुड़ने वाली भी। शिवराज सिंह की उम्र जो है वो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस से कम 10-12 साल बड़े हैं, तो उनको केंद्र में समायोजन भी अच्छे तरीके से हुआ। देवेंद्र फडणवीस अब उस मुकाम पर है जहां पर वो प्रादेशिक हिसाब किताब में बड़ी ताकत के साथ पार्टी को जोड़ सकते हैं। इसके लिए ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, जिससे इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना गया और ये माना भी गया कि कांग्रेस अब उभार पे है, अब कांग्रेस के दिन बदलने का समय है। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने कांग्रेस की धार को कुंद किया है, कमजोर किया है? देखिए, कांग्रेस, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि कांग्रेस अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस किसी हार से सबक लेती नहीं है और जीत में वो इतनी बौरा जाती है कि उनको लगता है कि हम ही हमें। आप देखिए कर्नाटक क्या उन्होंने जीत लिया, उनको लगा कि हमने पूरे देश में सत्ता आ गई। लेकिन बीजेपी अभी इस बार भी आप लोकसभा में देखिए, लोकसभा में उनके कुछ सांसद ज्यादा आ गए तो उनको लगा कि उन्होंने जैसे कि बीजेपी को हरा दिया। ऐसा है नहीं, जबकि क्योंकि उनकी क्षमताएं जो है वो सीमित हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस का कार्यकर्ता ही बिदक गया है ही नहीं पार्टी के साथ में। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मुंबई में युवक कांग्रेस के चुनाव के लिए उनको एक उम्मीदवार को 70,000 कार्यकर्ताओं ने वोट दिया, दूसरे उम्मीदवार को 80,000 ने वोट दिया, तीसरे उम्मीदवार को 12,000 वो लोगों ने वोट दिया। आप ऐसा समझे 1,65,000 वोट उनके पास थे। मुंबई में 1,65,000 अगर कार्यकर्ता युवक कांग्रेस के हैं तो वो गए कहां? सब कुछ कांग्रेस में इसी तरह चल रहा है, सब कुछ झूठ, हलाहल, कुछ भी जो ग्राउंड पर कोई मौजूद नहीं है। तो इस तरह से कांग्रेस में कार्यकर्ता का बेस टूट गया है। एक्चुअली नया कार्यकर्ता आना कांग्रेस के साथ बंद हो गया है, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। और कांग्रेस के नेतृत्व के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई संवाद नहीं है कार्यकर्ता के साथ में। बीजेपी में स्टेप बाय स्टेप हर जगह पर कार्यकर्ता के साथ संवाद होता है, बातचीत होती है, उनकी शिकायतें सुनी जाती है। आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, राजस्थान में इतने सालों से कांग्रेस में झगड़े चलते रहे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के, सरकार आज से चली गई, आज तक माँ, बेटे और बहन ने तीनों ने कभी दोनों के साथ में बिठाकर बात नहीं की कि भैया आपकी तकलीफ क्या है। तो यही महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति है कि आपका मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी अशोक चौहान पार्टी छोड़कर चला जाए, बीजेपी में जाके सांसद बन जाए, उसकी बेटी बीजेपी से टिकट लेकर एमएलए बन जाए और आपको पार्टी की चिंता नहीं, तो पूछता ही नहीं है उनको। ये इसी तरह से कांग्रेस, आप महाराष्ट्र की राजनीति को महाराष्ट्र की राजनीति को आप बारीकी से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार सियासी भविष्य क्या है? देखिए, शरद पवार का सियासी भविष्य तो उनकी उम्र में छिपा है। अब वो 84 साल के हैं, 83 साल के हैं और अगले चुनाव में वो 88 साल के हो जाएंगे।
अब 28 साल के व्यक्ति की जो शारीरिक अवस्था होती है, शरद पवार वैसे भी शरीर से अक्षम हो चुके, अजीत पवार के साथ में सारे कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक सब जुड़ गए हैं, तो निश्चित रूप से शरद पवार के लिए तो उनके साथ के लोगों के लिए तो अब अजीत पवार ही भविष्य है एनसीपी का। उद्धव ठाकरे के साथ में जरूर है कि वो बाला साहब की विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। एक हमारे महाराष्ट्र की राजनीति में एक छोटी सी कहानी चलती है, हमें 4-5 सेंटेंस की कहानी है। एक गांव का बहुत बड़ा मजबूत आदमी था, सम्मानित आदमी था, सारे लोग उसका रोज मतलब मिलते थे, प्रणाम करते थे, पैर छूते थे, आदर सम्मान करते थे। एक दिन वो कहीं ऐसी जगह पकड़ा गया जो खराब अवस्था में, तो लोगों को लगा कि हमने इतने वर्षों तक इस परिवार को सम्मान दिया, ये हमारी गलती हुई। तो विधानसभा के चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा ही हुआ कि जिस परिवार को, ठाकरे परिवार को जो पूरा महाराष्ट्र हिंदुत्व का पक्षधर समझता रहा, हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे चलने वाला चलता रहा, वो सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए कांग्रेस के साथ में जिसका जीवन भर विरोध करता रहा, जो मुसलमानों की समर्थन के जीतने वाली पार्टी मानी जाती रही, उसी के साथ जाके बैठ गया। तो उसके खिलाफ सारे खड़े हो गए और सारे के सारे विधायक से लेकर कार्यकर्ता से लेकर उनके शाखा प्रमुख और सारे इनके साथ आगे एकनाथ शिंदे के साथ में। अब आज की तारीख में 19 विधायक है शिवसेना के और इनके साथ में 56 विधायक है। और विरासत को भले आप पिता के बेटे होने की वजह से, लेकिन असल विरासत तो एकनाथ शिंदे के साथ आगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिवसेना में अभी जो भविष्य है वो एकनाथ शिंदे का है। उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से लगातार कमजोर होते जाएंगे। निरंजन जी, एक सवाल ये कि एकनाथ शिंदे को लेके बहुत इफ बट किंतु परंतु कहा गया, आज सुबह तक कहा जाता रहा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से इस मामले को सुलझा लिया है? सुलझाने वाला मामला ही नहीं था। एकनाथ शिंदे पहले दिन से तैयार थे। ये सारे राजनीतिक स्पेकुलेशन होते हैं, राजनीति में व्यक्ति अपने आप को चर्चाओं में रखने के लिए, अपने आप को बातचीत के केंद्र में रखने के लिए वो इस तरह के काम करते हैं। राजनीतिक दलों में इस तरह से विचार चलता है। मैं बताऊं आपको कि जिस दिन अजीत पवार ने कह दिया कि मैं इनके साथ में बीजेपी के और मुझे जो पद देंगे वो मंजूर है, उसके बाद में अजीत पवार पूरी बातचीत से आउट हो गए। पूरी बातचीत का फोकस देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या नहीं बनेंगे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेंगे, एकनाथ शिंदे को क्या मिलेगा, इन दोनों पर केंद्रित रहा। तो एकनाथ शिंदे नहीं चाहते थे कि मैं भी अजीत पवार की तरह बिल्कुल ही बातचीत से ही दरकिनार हो जाऊं और पूरा मामला ही सॉर्ट आउट हो जाए। तो व्यक्ति खुद को केंद्र में रखने के लिए, उनकी पार्टी को ताकत बनाए रखने के लिए इनके साथ में जुड़े रहे और आखिर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 3 बजे तक ये स्पेकुलेशन लोगों के दिमाग में चलता रहा, 4:30 बजे तक कि एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि उनके विधायक ने, उनके उदय सामंत एक बड़े उनके विधायक है, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे नहीं तो हम कोई नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने शपथ ली शाम को, क्योंकि ये तो पहले से तय था। एकनाथ शिंदे कह भी चुके थे कि मोदी जी और अमित शाह। आज देखिए, हमें एकनाथ शिंदे ने जो शपथ ली उसमें सबसे पहले बाल ठाकरे और आनंद डीके का नाम ले, जो शिवसेना में उनके अग्रज रहे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े प्रभावशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश के सर्वाधिक क्षमतावान गृह मंत्री अमित शाह। अब देखिए, शपथ लेने से पहले उन्होंने 4 नाम लिए, उनमें 2 नाम ऐसे जिनकी वजह से वो इस सत्ता में है। तो पहले दिन से ही उनके लिए वो एक तरह से बीजेपी में सबसे सम्मानित, और उनकी बात वो टाल नहीं सकते, ये पक्का है। और इसीलिए सारे स्पेकुलेशन खत्म हो गए आज इन दोनों के साथ सत्ता में साथ में आने से। एक आखिरी सवाल है आपसे निरंजन जी, ये सत्ता पहले भी एनडीए के पास थी, चुनाव के बाद फिर एनडीए के पास है, मुख्यमंत्री अब भाजपा का है, इसके मायने क्या है देश की राजनीति में? देश की राजनीति में मायने यह है कि उनके पास एक बहुत बड़ा मजबूत मुख्यमंत्री है। देवेंद्र फडणवीस न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में एक बड़े ताकतवर और मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं। आज की उनकी क्षमताएं सामर्थ्यवान है और उनको किसी भी हालत में किसी सामान्य मुख्यमंत्री की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार में आई है, उनके साथ में एनसीपी को भी बड़ी ताकत मिली है। वो लोग भले कहें कि एनसीपी में बगावत करके 2 फाड़ हो गई, शिवसेना में टूट हो गई, लेकिन राजनीतिक दलों में चलता रहता है। अभी महाराष्ट्र में इसको कोई मानता ही नहीं है कि मतलब टूट हो गई, क्योंकि जब एक साथ इतने 57-58 एमएलए इनके एनसीपी के आगे, 65 एमएलए उनके आगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संख्या। और शरद पवार के साथ में बचाई के देखिए, ऐसी स्थिति आ गई है कि उन तीनों में से किसी का कोई विपक्षी नेता भी नहीं मिल सकता, इतना सा आंकड़ा आया। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता तो इन्हीं के साथ है, तो इनको वोट भी दिया, इनके समर्थन में भी, इनका साथ भी, और आगे भी इनके साथ निभाती रहेगी। क्योंकि आप जब राजनीतिक मायने के तरीके से देखते हैं ना,
तो अब महाराष्ट्र में राजनीतिक मायने बदल गए हैं और वही बदले हुए मायने देश की सत्ता के साथ में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे रहे हैं। महाराष्ट्र की ताकतवर प्रदेश के रूप में मैं भी मानता हूं, उद्धव ठाकरे जब तक 2.5 साल तक मुख्यमंत्री थे कोई विकास नहीं हुआ, सारे विकास रुक गए, केंद्र से उनका कोई संवाद नहीं था, केंद्र का सहयोग मिला नहीं, इन्होंने सहयोग कभी मांगा नहीं, तो और केंद्र के सारे जितने प्रोजेक्ट वो भी रुक गए। तो महाराष्ट्र की जनता गले तक भर गई थी कि ये हमें परेशान किए हुए हैं, अब इनको हटाना चाहिए प्रदेश की राजनीति से। तो निश्चित रूप से इनको हटाया है और उनको सबक सिखाया है कि सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं चल सकती और भारतीय जनता पार्टी को एक देश में निरंजन जी, कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा का भविष्य है, ये अतिशोक्ति है या आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, भविष्य तो पार्टी में कभी भी कोई भी बन सकता है, इससे मना नहीं कर सकते। निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस ताकतवर है, क्षमतावान है, लेकिन जो सुनने को मिलता है वही देवेंद्र फडणवीस के लिए नुकसान की बात है। मैं बहुत पुराना किस्सा सुनाता हूँ कि एक बार देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों ने गलती से एक स्लोगन डाल दिया था कि नरेंद्र के बाद देवेंद्र, तो उसका उनको भुगतान करना पड़ा 2.5 साल मुख्यमंत्री रहकर। और ऐसी स्थिति कभी कभी योगी जी के साथ भी आती है। तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तो वही होगा जो पार्टी अपने आप तय करेगी। व्यक्ति तय नहीं कर सकते कि मैं पार्टी का भविष्य हो सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस ही पार्टी का भविष्य है, लेकिन वो हो सकते हैं, उनमें क्षमता है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी, इतने विस्तार से बात करने के लिए, इनसाइट वो विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजन परिहार राजनीतिक विश्लेषक मुंबई से हमारे साथ थे और बता रहे थे इस पूरे शपथ ग्रहण, इस चुनाव, इस महाराष्ट्र की राजनीति, भविष्य, उस पर वो प्रकाश डालते हुए, उस संदर्भ में तमाम बातों को समझाते हुए।